हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो हमारा सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जो हम डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो ज़रूर आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से, और सब चीज़ को हिंदी में ही डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। जरूर देखिए अंत तक, आपको बेटर फील होगा दोस्तों और समझ में भी आएगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन। जो सॉलिड वेस्ट ना, सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा किसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो आपको बताना है। ग्लास का, सेरेमिक्स मतलब होता है चीनी मिट्टी, डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल या टेक्सटाइल का। तो जो सॉलिड वेस्ट आप देखते होंगे दोस्तों, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, कहीं भी आप देख लीजिए जहाँ भी बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट ऐसे ही स्कैटर्ड है, बिखरा पड़ा है, आपको रोड पे भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। उसमें मैक्सिमम क्या तो ऑर्गेनिक मटीरियल होता है, डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मटीरियल। ओके, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए मोर कॉमनली नॉन एज ट्रैश और गार्बेज। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूजुअली क्या होता है, तो उसमें गार्बेज हो या ट्रैश हो सकता है, आपका कचरा हो सकता है। गार्बेज मतलब डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम्स वी यूज एंड देन थ्रो अवे सच एज प्रोडक्ट पैकेजिंग, ग्रास क्लिपिंग, फर्नीचर, क्लॉथिंग, बॉटल्स, फूड स्क्रैप, न्यूज़पेपर, एप्लियंसेज, पेंट एंड बैटरीज। मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल सकता है, जो अधिकतर हो सकता है तो डोमेस्टिक भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है। आपका पैकेजिंग फूड मटेरियल हो सकता है जो मतलब खराब हो चुका है, ग्रास क्लिपिंग हो सकता है, फर्नीचर वगैरह सब हो सकता है। इससे सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। एप्लियंसेज, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज भी, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, कुछ आपका बल्ब फ्यूज हो सकता है, उसको ऐसे लोग फेंक देता है, वो भी हो सकता है, बहुत सारा चीज़। नेक्स्ट है, इट इज़ द नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट। ये यूजुअली क्या होता है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है। इट कम्स फ्रॉम आवर होम्स, चूँकि ये हमारे घर से निकलता है, हॉस्पिटल्स, स्कूल से निकल सकता है और लोकल काउंसिल से निकल सकता है। ऑल राइट। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका कितना परसेंटेज हो देख लीजिए। ग्लास का परसेंटेज 5% हो सकता है। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल देखिए 39% है, ये मैक्सिमम है। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। मेटल्स 9% देखने को मिल सकता है। प्लास्टिक 12%, यार्ड वेस्ट 13%, वुड 6% और अदर्स आपको 16% देखने को मिल सकता है। ऑल राइट। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन है, तो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इज ए पार्ट ऑफ। जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है वो किसका पार्ट है। ओके, बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट या नन। तो देखिए दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, जो आपके इन्वायरमेंट में स्पॉन्टेनियसली अगर उसको फेंक दिया जाए या कहीं से अगर सही से लैंडफिल कर दिया जाए तो खुद ब खुद वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ऑल राइट। उसको मतलब डिकम्पोज करने के लिए हमको कोई किसी अधिकतर मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको इजीली डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, तो उस प्रकार के वेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो इसमें आपको डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है। मोर प्रेफरली हमारा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स डोमेस्टिक वेस्ट भी इसको चाहेंगे, लेकिन दोनों आएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी बहुत सारा हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है तो वो भी आ सकता है। तो बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंतर्गत आएगा। देखिए, द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेड विथ वाटर एज सीवेज। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या, हेट्रोजीनस मिक्सर। हेट्रोजीनस मिक्सर क्या, एक से अधिक आपको कई सारा, जैसे प्लास्टिक का बोतल मिल सकता है, पेपर मिल सकता है, फूड वेस्ट मिल सकता है, मेटल्स वगैरह मिल सकता है। तो कई सारा चीज़ इसमें होता है वेस्ट में, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं। इट में इंक्लूड बायोडिग्रेडेबल, इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है जिसको हम पुट्रेसेबल भी कहते हैं। फूड वेस्ट कॉल्ड गार्बेज एंड द नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर। देखिए दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसी प्रकार के दो शब्द और हैं, पुट्रेसेबल और नॉन पुट्रेसेबल। पुट्रेसेबल का मतलब साइनोनिम्स है आपस में, पुट्रेसेबल और बायोडिग्रेडेबल आपस में साइनोनिम्स है। उसी प्रकार से नॉन पुट्रेसेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपस में क्या है, साइनोनिम्स है। तो आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही होता है पुट्रेसेबल, जो डिकम्पोज हो जाए इजिली। नॉन पुट्रेसेबल मतलब नॉन डिकम्पोज में आपका पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, रैक्स, मेटल आइटम हो सकता है, इसको रबिश कहते हैं। ऑल राइट। रबिश, गार्बेज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रबिश और गार्बेज। गार्बेज आपका क्या है, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है हमारा, जो पुट्रेसेबल है, जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, जिसको बायोडिग्रेडेबली बोलते हैं, वो आपका क्या है, गार्बेज है। और रबिश आपका हो गया नॉन पुट्रेसेबल। नॉन पुट्रेसेबल आपका पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये सब क्या हो गया आपका नॉन पुट्रेसेबल, इसको हम रबिश बोलते हैं। तो डिफरेंस बस माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों वेस्ट ही है लेकिन माइन्यूट डिफरेंस है, एक डिकम्पोजेबल एक नॉन डिकम्पोजेबल है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑब्वियसली इंडस्ट्री से रिलीज होगा, वहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है कुछ चीज़ें, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं।
ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वेस्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर जनरेटेड, वहाँ से भी सभी प्रकार का, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस, तीन ही प्रकार का वेस्ट वहाँ पर जनरेट हो सकता है इंडस्ट्री से भी। द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो वहाँ से जो सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉन हेजार्डस और सेकंड हेजार्डस वेस्ट। वहाँ से नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट भी रिलीज हो सकता है और हेजार्डस वेस्ट भी वहाँ से जनरेट हो सकता है। ऑल राइट, देखिए नॉन हेजार्डस सॉलिड वेस्ट और hazardous. The non-hazardous solid waste are generated by various industries and can be further subdivided into the following two categories. Non-hazardous waste वहाँ से रिलीज होता है, जनरेट होता है, उसको भी फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑब्वियसली नॉन हेजार्डस जो होगा वही बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल में उसको हम कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ द वेस्टेज जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज आर डीम्ड टू बी हेजार्डस। कुछ वहाँ से इंडस्ट्रियल ऑब्वियसली इंडस्ट्री से जो कुछ वेस्ट निकलता है उसको हम हेजार्डस मान सकते हैं दोस्तों, बिकॉज सर्टेन सब्सटेंसेज दैट आर टॉक्सिक टू प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर फ्लेमेबल, कोरोसिव, एक्सप्लोसिव और हाईली रिएक्टिव। कुछ ऐसा मान लीजिए केमिकल का इंडस्ट्री है तो वहाँ से जो कुछ केमिकल वेस्ट वगैरह रिलीज होगा वो ऑब्वियसली हेजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है इसमें फ्लेमेबल हो, क्रोसिव हो, एक्सप्लोसिव हो या टॉक्सिक हो सकता है, ये सारा प्रॉपर्टीज उसके अंदर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे हेजार्डस वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आप करेंगे उसके पीछे कौन सा आइडिया नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिया है कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन। ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये अपने आप में एक पार्ट है कि हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। स्टोरेज एंड कलेक्शन, उसका सही से स्टोरेज करें, उसका सही से सेग्रीगेशन करें, तभी जाकर उसको हम सही से डिकम्पोज कर पाएंगे। थर्ड है डिस्पोजल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि वेल डिस्पोज प्रॉपर डिस्पोजल यदि नहीं होता है तो हमने पीछे पढ़ा भी है कि रोडेंट बॉर्न डिजीज मेनली आपको प्लेग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड है फोर्थ है स्टॉप वेस्ट जनरेशन। ये दोस्तों संभव नहीं है, वेस्ट जनरेशन हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से कम नहीं, कि मतलब इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है। हाँ कंट्रोल हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बस हम स्टॉप नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये आपका ये आइडिया काम नहीं करेगा कि हम पूरी तरह मतलब सबको कहते हैं कि आपको वेस्ट जनरेट ही नहीं करना है, ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये आइडिया काम नहीं करेगा। कहने का मतलब वेस्ट कोई वेस्ट के बारे में हमने कई बार बात भी किया है, तो वेस्ट अनयूजेबल मटेरियल है। ये आपको कई सारे कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकता है, लिक्विड में आपका जो रन ऑफ हो सकता है या डिस्चार्ज वगैरह इंडस्ट्रीज निकलता है या डोमेस्टिक सीवेज हमारा हो क्या है तो ये लिक्विड वेस्ट के अंदर आएगा। और गैसेस के अंदर आपका कई सारा हार्मफुल गैसेस हो सकता है, आपका इंडस्ट्री से रिलीज हो सकता है, छोटा मोटा जो मिल्स वगैरह होता है वहाँ से निकल सकता है, व्हीकल से निकलता है, ये सब आपका क्या हो गया गैसेस वेस्ट हो गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के पीछे उद्देश्य क्या है, तो मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट। जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको मिनिमाइज कर सकें, कम से कम मतलब वेस्ट जनरेट हो। सेकंड है रिकवरिंग वेस्ट मटेरियल एंड फाइंडिंग वेस्ट टू रिसाइकल देम। उसमें अगर कुछ वेस्ट मटेरियल को हम रिकवर कर सकते हैं और उसका किस प्रकार से हम रिसाइकल कर सकते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट सेफली एंड इफेक्टिवली, और जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, जिसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली उसका हम क्या करें सेफली और इफेक्टिवली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो हो, मतलब पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो, उस प्रकार से हम उसका क्या करें डिस्पोजिंग कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ अर्बन बॉडीज। ये मतलब जो शहरी निकाय है उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 5 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इसको हम अचीव कर सकते हैं, मतलब इसको हम पूरा कर सकते हैं जब हम अगर जो वेस्ट मैनेजमेंट का 5 आवर है, 5 आवर को यदि हम फॉलो करें तो। फर्स्ट है रेफ्यूज। देखिए दोस्तों टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। रेफ्यूज द यूजेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है हमारा उसका हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जितना भी संभव हो उसका हम अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो क्या आएगा रेफ्यूज़ के अंदर आएगा। ओके, इसके अंदर देखिए रेफ्यूज़ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड यूजिंग जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स। यदि कोई प्लास्टिक बैग्स है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा, तो उसको आप यूज़ कर लीजिए, वो रेफ्यूज़ के अंदर आएगा। जूट बैग्स है, क्लॉथ बैग्स है, उसका हम अगर बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका रेफ्यूज़ के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग करते भी हैं प्लास्टिक वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो क्या है अपने आप में रेफ्यूज़ ही है। सेकंड है रिड्यूस इट यूजर्स, इफ़ यूजर्स कैन नॉट बी रिफ्यूज कम्प्लीटली। अगर कोई यूज़र उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, उसके कंजम्पशन को ही आप कम कर दें। ऑब्वियसली जितना को हो सके भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम कंजम्पशन को, जिससे वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका जितना कम से कम हम इस्तेमाल करें हमारे लिए बेटर होगा, तो उसके कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। ओके, रीपर्पस नेक्स्ट है हमारा
रीयूज दोस्तों, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू यूज ए सब्सटेंस फॉर एज लॉन्ग एज इट इन मैनी वेज एज पॉसिबल। रीयूज मतलब अगर कोई सब्सटेंस है उसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका हमको रीयूज करना चाहिए। एग्जाम्पल है रीयूज रैपिंग पेपर, प्लास्टिक बैग, बॉक्सेज, मतलब प्लास्टिक पेपर या रैपिंग बैग पेपर सबका हमको रीयूज बार बार उसको रीयूज करते रहना चाहिए। रीपर्पस है, देखिए फॉर एवरी आइटम दैट कांट बी रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज ट्राई रीपर्पसिंग इट। अगर किसी भी आइटम्स का हम ना ही रीयूज कर पा रहे हैं ना ही रिफ्यूज कर पा रहे हैं तो उसको हम रीपर्पस करना चाहिए। एग्जाम्पल है ट्राई यूजिंग वेस्टेड प्रिंटेड पेपर फॉर स्कार पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेज फॉर स्टोरिंग सप्लाइज, बाइंडर क्लिप्स टू होल्ड पावर कॉर्ड। जैसे बाइंडर क्लिप्स, कुछ क्लिप्स होता है तो उसको पावर कॉर्ड को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेज फॉर स्टोरिंग सप्लाई, जो कार्डबोर्ड का हमारा बॉक्स है उसको कुछ सप्लाई वगैरह है, कुछ आपको मटेरियल्स वगैरह से उसको उसमें रख सकते हैं। आपका वेस्टेड प्रिंटर पेपर है उसका यूज़ आप स्क्रैप पेपर के रूप में कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हम रीपर्पस उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रकार से वही है। रिसाइकल, रिसाइकल इज द मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल मेथड। ये सबसे बेहतर है, अगर हम किसी चीज़ का रिसाइकल कर रहे हैं ना तो हमको दोबारा उसको जनरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसी चीज़ का दोबारा हम यूज़ कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। विच मीन्स कलेक्टिंग वेस्ट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम इट। हम उस वेस्ट को कलेक्ट करके उससे हम नया कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास कैन बी मेड टू प्रोड्यूस न्यू ग्लासेस, जार्स एंड बॉटल फॉर और टाइल्स। हम ग्लास का रिसाइकल, ग्लास को मतलब कलेक्ट करके उसका रिसाइकल करके नया ग्लास जार बना सकते हैं, कुछ टाइल्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये बेस्ट आपका तरीका हो सकता है। कंफ्यूजन पॉइंट देखिए दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है। स्टॉप वेस्ट जनरेशन इज नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पीछे का ये आइडिया नहीं हो सकता है कि हम वेस्ट जनरेशन को स्टॉप कर दें। ऑल राइट दोस्तों, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट हमको करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमको करना है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जाके, या सरकार ये आदेश कभी नहीं दे सकती है कि आपको वेस्ट जनरेशन को रोकना ही पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा वेस्ट जनरेशन को। ये पॉसिबल है ही नहीं। वेस्ट तो जनरेट होगा लेकिन हाँ उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं है उसके पीछे आइडिया, लेकिन स्टॉप नहीं किया जा सकता है। वेस्ट जनरेशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट रादर दे कैन बी रिड्यूस एंड मैनेज इफेक्टिवली। वेस्ट जनरेशन को हम पूरी तरह स्टॉप नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका मैनेज कर सकते हैं और इफेंसेंटली दोस्तों, मतलब इफेक्टिवली उसका हम मैनेज किया जा सकता है। ऑल राइट, द स्टॉप वेस्ट जनरेशन इज नॉट एन आइडिया बिहाइंड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पीछे ये आइडिया नहीं हो सकता कि हम वेस्ट जनरेशन को स्टॉप ही कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इम्प्रॉपर या इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स और देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट। देखिए, या तो आप इम्प्रॉपर या इनडिस्क्रिमिनेट, आपका पास मान लीजिए कोई कंप्यूटर या कोई ई वेस्ट हो सकता है, आपका चार्जर ही है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो खराब हो चुका है किसी कारणवश, लेकिन आप उसका इम्प्रॉपर मतलब सही से उसका डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं, आप जाके कहीं उसको डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसे ही बिना सेग्रीगेट किए हुए रोड पर फेंक दिया, डस्टबिन में कहीं फेंक दिए, तो उससे क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट। तो ई वेस्ट ग्रुप में इन्वायरमेंट में वहाँ से क्या क्या रिलीज हो सकता है, उसके इक्विपमेंट के क्या अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होता है जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा पैदा कर सकता है, हेल्थ हैजार्ड कर सकता है। देखिए आपको इसमें से चुनना है। फर्स्ट है बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, हेप्टाक्लोर है, मरकरी है, लीड है, प्लूटोनियम है। तो इसमें उस मतलब आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सा ई वेस्ट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर रहता है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें से छांट सकते हैं। प्लूटोनियम तो नहीं होता है, प्लूटोनियम नहीं होता है क्योंकि प्लूटोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसका यूज़ होता है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही टॉक्सिक है ये। नेक्स्ट आप इसको हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर का भी दोस्तों ये बहुत पहले ही बैन कर दिया जा चुका है। ये होता है आपको ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड होता है, ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड, ये ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड है। इसका यूज़ पहले किया जाता है इंसेक्टिसाइड बनाने के रूप में। ओके, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन इसको बैन कर दिया गया 1974 में, इसको बैन कर दिया गया। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था ये, 1974 में ही इसको बैन किया जा चुका है। कारण था कि ये बायो एक्यूमुलेशन, हम बताए थे दोस्तों बायो मैग्निफिकेशन के बारे में, मरकरी के केस में आपको बताए थे बायो मैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता था, तो ये भी बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन कॉज करता था, जिसके कारण कि कैंसर, पोटेंशियल कैंसर दोस्तों, बहुत घातक बीमारी हो जाती थी, कैंसर पोटेंशियल कैंसर होता था और आपका कई सारा और बीमारी से होता था। तो हेप्टाक्लोर को बहुत पहले ही बैन कर दिया, मतलब बैंड है ये, तो ये नहीं मिलेगा आपको, प्लूटोनियम नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको जो ई वेस्ट में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, किसी में बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लीड, ये सब आपको मिल सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखिए तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1 2 3 5 एंड 6 ओनली, 4 नहीं हो सकता और प्लूटोनियम 7th नहीं हो सकता है। तो ये सारा एलिमेंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई वेस्ट में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। ऑल राइट, देखिए
द डिस्पोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम ई वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। द डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स सीपीयूज ईटीसी कंटेन हार्मफुल मटेरियल सच एज लेड, कैडमियम, बेरिलियम। जो हमारा डिस्कार्डेड कंप्यूटर, जो कोई कंप्यूटर खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, या सीपीयू खराब हो चुका है, ओके, उसके अंदर जो हार्मफुल मटेरियल कौन कौन हो सकता है, तो लेड, कैडमियम और बेरिलियम, ये सब उसके अंदर यूज होता है। ओके, तो लेड, कैडमियम और बेरिलियम उसके अंदर होता है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ द ई वेस्ट कंपोनेंट। कुछ ई वेस्ट कंपोनेंट का कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। फर्स्ट आपका कैथोड रे ट्यूब। ये जो पहले डब्बा वाला टीवी जो होता था दोस्तों, बड़ा, जो जिसके पीछे बहुत ज़्यादा पूछ के जैसे निकला था टीवी, तो डब्बा वाला टीवी के अंदर वो आपका कैथोड रे ट्यूब यूज़ होता था, तो ये उसमें मिल सकता है ई वेस्ट के रूप में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चिप्स एंड अदर गोल्ड प्लेटेड कंपोनेंट, ये मिल सकता है। प्लास्टिक फ्रॉम प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स। प्रिंटर्स में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड्स में प्लास्टिक रहता है, मॉनिटर्स में प्लास्टिक रहता है, और कंप्यूटर वायर्स, ये सब में अपने क्या होगा, तो वेस्ट होगा। देखिए कौन से एलिमेंट से कौन सा हार्मफुल इफेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट देखिए। लीड, लेड क्या करता है, तो अफेक्ट द नर्वस सिस्टम दैट लीड्स टू बिहेवियरल चेंजेस, लोअर आईक्यू एंड हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन किडनी। ये आपको नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। बिहेवियरल चेंज, आपके व्यवहार में, मतलब आपको हो सकता है डिप्रेशन हो जाए, चिड़चिड़ापन फील होगा, अगर इस प्रकार के लेड के अगर आप एक्सपोजर में आ गए तो ये सब हो सकता है। आपके आईक्यू को कम कर सकता है, और किडनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेड का वो सब काम था। नेक्स्ट मरकरी, एक्सपोजर टू मरकरी कॉजेज डर्माइटिस। मरकरी का एक्सपोजर यदि हो जाए तो आपको डर्माइटिस, मतलब स्किन इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेंसरी इम्पावरमेंट, ये भी आपको नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित कर सकता है। मेमोरी लॉस, एमनेसिया कर सकता है दोस्तों। एमनेसिया मतलब ही होता है मेमोरी लॉस, मतलब आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। मसल वीकनेस, आपके मसल को वीक कर सकता है, और फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैडमियम, इट इज़ द काउज ऑफ सीवियर लंग एंड किडनी डैमेज एंड इन चिल्ड्रन इट में काउज लर्निंग एंड न्यूरोमोटर डिफेक्ट। ये आपको लंग और किडनी डैमेज कर सकता है, और बच्चों में ये वही न्यूरोमोटर डिफेक्ट, सेंसरी जो हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसको मतलब इफेक्ट कर सकता है। बच्चे को मतलब जो आपका लर्निंग वो आसानी से कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है क्रोमियम, इट हैज़ कार्सोजेनिक प्रॉपर्टी। क्रोमियम के अंदर क्या होता है, कार्सोजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब कैंसर कॉज कर सकता है। एंड में ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेजिंग डीएनए, ये हमारे डीएनए को भी म्यूटेशन वगैरह कर सकता है। तो क्रोमियम बहुत ही घातक, मतलब ये कह सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट इसका है। बेरिलियम, इट कैन कॉज बेरिलियम सेंसेशन, क्रोनिक बेरिलियम डिजीज, एक्यूट बेरिलियम डिजीज एंड लंग कैंसर, कई सारी बीमारी कर सकता है आपको। ये देखिए बेरिलियम सेंसेनाइजेशन, क्रॉनिक बेरिलियम, मतलब कुछ क्रॉनिक भी है, कुछ एक्यूट है। ये लंबे समय का बेरिलियम डिजीज कर सकता है, एक्यूट बेरिलियम डिजीज भी कर सकता है कम टाइम के लिए, और लंग कैंसर भी ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। द बायोकम्युलेशन ऑफ क्लोरीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। अगर क्लोरीन का लंबे समय तक बायोकम्युलेशन हो रहा है, मतलब किसी प्रकार के हाइड्रोस्फीयर में या लिथोस्फीयर में अगर इसका एक्युमुलेशन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ट्रॉपिक लेवल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जहाँ भी बढ़ेगा, अगर एयर में बढ़ेगा तो एयर पोल्यूशन कर सकता है, वाटर में बढ़ेगा तो वाटर पोल्यूशन कर सकता है, लैंड पर बढ़ेगा तो लैंड पोल्यूशन कर सकता है, मतलब सॉइल में बढ़ेगा तो सॉइल पोल्यूशन कर सकता है। जहाँ भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। एंड लीड टू रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल हेल्थ इफेक्ट, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट को ये इफेक्ट कर सकता है, और डेवलपमेंटल आदमी का ग्रोथ को भी ये रोक सकता है। PFOA, परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड, देखिए इट हैज सीवियर इंपैक्ट ऑन द प्रेग्नेंट वीमेन एज इट मे लीड टू स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट, ये सब कर सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा इसका जो PFOA, याद रखिएगा दोस्तों, परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड, परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड इसका क्या है, किस पे इंपैक्ट कर सकता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल, जो भी गर्भवती महिला है उस पर मतलब इफेक्ट कर सकता है, सीवियर इफेक्ट कर सकता है, बड़ी बुरी तरह से। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब गर्भपात करा सकता है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बच्चा मतलब जन्म लेता है, जन्म के लेने मात्र से ही, मतलब जैसे ही जन्म लेता है दोस्तों मर जाता है, तो उसको कहते हैं स्टिल बर्थ कहते हैं, तो वो भी कर सकता है ये। लो बर्थ वेट, अगर कोई बच्चा अगर सर्वाइव भी कर गया तो उसका बर्थ मतलब वेट जो होगा बर्थ के समय बहुत कम हो सकता है, तो ये आपका परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट सल्फर, इट कैन डैमेज द हार्ट, किडनी एंड लीवर, ये आपके हार्ट, किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो कितना टॉक्सिक एलिमेंट सब, मतलब आपके ई वेस्ट से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी कॉज कर रहा है, तो ई वेस्ट ही दोस्तों। ई वेस्ट मतलब ढेरों सारा मतलब ई वेस्ट हो गया है, और सही से इसका डिस्पोजल का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिसके कारण कई सारा प्रॉब्लम इन दोनों जो जनरेट हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक यही सब है, कारण ये सब है दोस्तों। नेक्स्ट है BFR, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, इट में लीड टू थायराइड प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, कई सारा प्रॉब्लम कर सकता है। आपका थायराइड प्रॉब्लम कर सकता है, ये लीवर प्रॉब्लम कर सकता है, और नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट कर सकता है।
Recycling e-waste is very important as the element are highly toxic and can cause serious health implications। हमने अभी देखा था कि कौन कौन सा वेस्ट मतलब एलिमेंट निकल रहा है ई वेस्ट से और वो कौन कौन सा बीमारी कॉज कर रहा है दोस्तों। कोई भी ऐसा बीमारी नहीं था जिसको छोड़ा हुआ है, बहुत सारे मतलब बच्चों पे प्रभावित कर रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल को प्रभावित कर रहा है, हमारे किडनी लीवर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, हमारे मेमोरी पर इफेक्ट कर रहा है, तो बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है हमारा जो ई वेस्ट है। दस रिसाइकलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेहतर तरीका ये तो उसका रिसाइकिल किया जाए। इनफॉर्मल प्रोसेसिंग हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ह्यूमन हेल्थ, हैंस अवेयरनेस मस्ट बी स्प्रेड बाय द लोकल अथॉरिटीज अमंग द कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के अंदर जो है आपको जो भी ये सारा वेस्ट, जैसे किसी भी कंपनी का फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी उसको बना रही है उस कंपनी को, आप उसके कंज्यूमर को आपको अवेयरनेस देना चाहिए कि इसका हम जब वेस्ट डिस्पोजल करेंगे तो किस प्रकार से होगा, या आपको इस प्रकार कैसे इससे बचना चाहिए, या इससे जो वेस्ट जनरेट होगा ये हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसका हम सही से इस्तेमाल करें, इधर उधर ना फेंकें। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो हमारा बैटरी या मोबाइल फ़ोन के पीछे लिखा रहता है कि उसको डस्टबिन में, जो हमारा ई वेस्ट है उसको हम इस प्रकार के डस्टबिन में, जो हमारा ड्राई डस्टबिन होता है ग्रीन या ब्लू कलर का, उसमें इसको नहीं फेंकने के लिए बोलता है। उसके पीछे लिखा भी रहता है, क्रॉस चिन्ह किया हुआ रहता है कि आपको इसको अपने डस्टबिन में इसको मत फेंकें, इसका अलग से डिस्पोजल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इन द टर्म्स ऑफ करेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है दोस्तों कि जो हम करेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का जो सही तरीका है उसमें क्या नहीं करना चाहिए। पेपर का रीपर्पस, बिल्कुल सही बात है। किचन वेस्ट को हम कंपोस्ट बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ग्लास का रिसाइकिल किया जा सकता है, नया ग्लास बनाया जा सकता है, टाइल्स बनाया जा सकता है, ये भी ठीक बात है। प्लास्टिक बैग का लैंडफिल करा दें, नहीं दोस्तों ये गलत है। प्लास्टिक बैग का यदि आप लैंडफिल करा देते हैं तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। हम जानते हैं कि प्लास्टिक नॉन डिकम्पोजेबल, नॉन प्रोड्यूसेबल है, ये नेचर में एज इट इज 300-400 साल तक एज इट इज़ रहता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये हमारे जो लैंडफिल से इससे जो लीचेड रिलीज होगा, या कभी मान लीजिए मवेशी इसको इसके आसपास आ गया, इसको खा लिया, तो उसको भी खतरा पैदा कर सकता है। तो प्लास्टिक का अगर लैंडफिल करते हैं ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऑलराइट, तो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट मैच है। वेस्ट के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है दोस्तों, रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रीपर्पस, फाइबर पूरा पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक बैग में देखते हैं। प्लास्टिक बैग, ये प्लास्टिक बैग शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट्स हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड इज डिफिकल्ट टू डिग्रेड। इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और क्योंकि ये डिग्रेड होता ही नहीं आसानी से। इफ वन कैन नॉट अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग दे मस्ट रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल प्लास्टिक बैग। अगर कोई प्लास्टिक बैग का मतलब अवॉइड नहीं कर सकता, आप प्लास्टिक बैग को यदि अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब उसके बिना जीना संभव नहीं है, तो आपको उसका रीयूज करना चाहिए, रीपर्पस या रिसाइकिल करना चाहिए प्लास्टिक बैग का। ओके, कंपोस्टिंग क्या होता है? तो ड्यू टू द लैक ऑफ एडिकेट स्पेस और लैंडफिल, बायोडिग्रेडेबल यार्ड वेस्ट इज अलाउड टू डिकम्पोज इन ए मीडियम डिजाइन फॉर द पर्पस। चूँकि हमारे पास उतना लैंड अवेलेबल नहीं कि सब चीज़ को हम लैंडफिल करा दें, तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप कंपोस्ट कर लें। आपके पास जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका अगर हम कंपोस्ट कर लेते हैं समय समय पर, तो कंपोस्ट का हम इस्तेमाल हम एज ए फर्टिलाइजर हम अपने गार्डन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कंपोस्टिंग का। ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल आर यूज इन कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उसी का हम यूज़ कर सकते हैं। आपका किचन वेस्ट हो सकता है। गुड क्वालिटी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैन्यूर इज फाउंड फ्रॉम द कंपोस्ट एंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। देखिए, जो कंपोस्टिंग से जो बनता है हमारा जो फर्टिलाइजर बनता है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण में नुकसान तो पहुंचाता नहीं है, साथ ही साथ वो हमारे लैंड के लिए, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बेस्ट होता है, तो करना चाहिए। इट इज़ द ओनली सस्टेनेबल मीन्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का यही एकमात्र सतत तरीका हो सकता है, मीन्स है। ओके, तो यहाँ भी दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हैं। 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, छोटा छोटा ठीक रहता है, कम वीडियो छोटा छोटा वीडियो रहता है दोस्तों, देखने में आपको सुविधा होगा। ऑलराइट, तो इसमें कोई समझने में दिक्कत हो सकता है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।